हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसका नाम है स्ट्रेस। चलिए देख लेते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस पढ़ने से पहले कुछ एजम्पशन हैं जिससे हम लोग स्ट्रेस फाइंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। वो एजम्पशन देख लेते हैं, क्या है वो एजम्पशन। पहला तो ये है कि जो आपका स्ट्रेस, स्ट्रेन and deformation can be illustrated by assuming the bar या assuming the member लिख लो as prismatic for स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये है कि जब भी हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में फाइंड करते हैं, उसमें हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी मेंबर होगा जिसमें हम लोग स्ट्रेस निकाल रहे हैं, स्ट्रेन निकाल रहे हैं और डिफॉर्मेशन निकालते हैं, उसमें वो मेंबर क्या होगा, वो प्रिज्मेटिक होगा, प्रिज्मेटिक। और ये सारे स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए डिफाइंड हैं। तो प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रिज्मेटिक मतलब ये है कि आपका जो बार या फिर आपका मेंबर रहेगा वो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का रहेगा थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक बार इस टाइप से रहेगा, देख लो। देखो ये रहा, तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है आपका, वो क्रॉस सेक्शन है, मान के चलो ये है आपका विड्थ B और ये है हाइट H। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये सेम इसके लेंथ के थ्रू आउट रहेगा, इस तरफ सारा का सारा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन है, मान लो वो भी, इसका भी विड्थ B है और इसका भी हाइट H है। तो ये किस टाइप का है, ये है प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, ये क्या है, प्रिज्मेटिक बार है। क्यों? क्योंकि ये प्रिज्मेटिक बार का मतलब है कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, तो पहला एजम्पशन ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब भी हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन फाइंड करते हैं, उसमें हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि बार जो या मेंबर जो होगा वो प्रिज्मेटिक होगा। प्रिज्मेटिक का मतलब है कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका सेम रहेगा थ्रू आउट द लेंथ। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यहाँ B × H, ये सारा का सारा एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। ये बात हो गई प्रिज्मेटिक के बारे में। अब क्या होता है, देखो स्ट्रेस में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस, हर बॉडी पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स में डिवाइडेड रहते हैं और वो अटैच रहते हैं किससे, एक इंटर एटॉमिक फोर्स से। वो इंटर एटॉमिक फोर्स जिसको हम लोग बाइंडिंग फोर्स भी बोलते हैं। अगर मैंने एक्सटर्नल लोड दिया बॉडी पे, तो वो क्या होगा, वो रेजिस्ट करेगा। देखो ये यहाँ पे मान लो ये एक मेंबर है, स्ट्रक्चरल मेंबर। वहाँ पे इसके अंदर जो हैं छोटे छोटे क्या हैं, ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स, जो इस तरीके से एक दूसरे से अटैच हैं। अब मान लेते हैं कि अगर इसमें एक बाहर से एक्सटर्नल लोड P लगा देते हैं,
ये एक्सटर्नल लोड P लगा देते हैं। तो इस एक्सटर्नल लोड के कारण इस बॉडी में डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी, स्ट्रेन की टेंडेंसी होगी। उससे क्या होगा कि ये बॉडी इलोंगेट होने की कोशिश करेगी। इससे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना पोजीशन चेंज करेंगे और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हटने की कोशिश करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स भी नहीं चाहते कि वो अपना पोजीशन चेंज करें, इसलिए ये इस फोर्स जो एक्सटर्नल लोड है इसके अपोज में ये एक फोर्स डेवलप करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो ये जैसे मॉलिक्यूल्स है, एक दूर दूर वाला मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्या करेंगे कि एक इस फोर्स के अपोज में एक डेवलप करेगा और ये इस फोर्स के अपोज में ये डेवलप करेगा। तो ये क्या होगा आपका F, जो कि ये क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। ये क्या करते हैं, ये वापस से चाहते हैं कि इसको बाइंड करें। ये कोशिश करते हैं कि ये अलग ना हो, ये कोशिश करते हैं कि डिफॉर्मेशन ना हो। किसके कारण? ये एक्सटर्नल लोड के कारण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। यही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया किसी पॉइंट पे अगर एक्ट कर रहा है, किसी क्रॉस सेक्शनल पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। बस ये तो अब मान के चलो एक बार ले लेता हूं यहाँ पे इस तरीके से। ये है हमारा बार। ठीक है, ठीक। अब इसमें इसका जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है वो यहाँ से अगर पास हो रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है, ये अब इसमें अगर मैंने इस बार पे जो प्रिज्मेटिक बार है, अगर इस पे मैंने क्या किया कि एक्सटर्नल लोड लगा दिया जो कि इस तरीके से P, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? P। इधर मैंने माना कि ये बार जो है वो A, यहाँ पे मान लो इधर ऊपर से A और इधर B और यहाँ पे A डैश और B डैश। ठीक है, अब इस एक्सटर्नल लोड के कारण इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा अंदर पे। तो अगर मैं मान लेता हूं, इसको एक सेक्शन काट लेते हैं, यहाँ पे सेक्शन काट लेते हैं। ये देखो, ये सेक्शन है एक्स सेक्शन काट लिया मैंने। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरफ का ये सेक्शन 1 है और इधर वाला 2 है। तो नीचे देखो क्या हो रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से। ये आपका तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो आपका लग रहा है लोड, एक्सटर्नल लोड इस जगह पे P। इस P के कारण ये सेक्शन क्या अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए ये क्या करेगा, एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा जो इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस से गुजरेगा, जो कि इस तरफ रहेगा F। ये क्या है हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अब ये डेवलप तो कर रहा है, लेकिन इसके कारण जो इसके क्रॉस सेक्शन पे है, इसके क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली
फोर्स डेवलप हो रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक ही मैग्नीट्यूड के सिग्मा सिग्मा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, तो ये इसका सारा का सारा समेशन, ये क्या है, स्ट्रेस इज द, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है एट ए पॉइंट, पॉइंट पे एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है जो कहाँ पे डेवलप हो रहा है, वो क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है। किसके कारण, इस एक्सटर्नल लोड के कारण। तो ये क्या है हमारा, ये टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, इनका सारा का सारा समेशन जो है वो ये है, एफ है। तो ये क्या हो गया आपका, सिग्मा इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट, दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट। तो इसका मतलब हम लोग स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट developed against the deformation by, तो हम लोग स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट, देखो पॉइंट पे डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड एट ए पॉइंट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, डिफॉर्मेशन इधर हो रहा है तो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल लोड। ठीक है, तो देख लो, उसको लिख सकते हो, यहां पे लिखो, स्ट्रेस इज डिफाइंड as the magnitude of internal resisting force, internal resisting force developed at a पॉइंट, डेवलप्ड एट ए पॉइंट, यहाँ पॉइंट पे डेवलप हो रहा है, देखो हर पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डेवलप हो रहा है स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और यूनिफॉर्मली क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एजम्पशन लिया है प्रिज्मेटिक बार का, इस वजह से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसलिए एजम्पशन लेना पड़ता है। रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन under the application of external applied load on the members, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट अगेंस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड लोड ऑन द मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका इलोंगेशन वाला ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इसके कारण क्या डेवलप्ड हुआ है, आपका स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ है, जो कि वो भी कैसा नेचर का है, टेंसाइल नेचर का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं और ऐसा समझ सकते हैं। तो चलो इसको आगे देखते हैं, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। अगर मान लो कि F जो है आपका क्या है, टोटल, यहाँ पे क्या था डायग्राम के हिसाब से, F जो था आपका, F जो था टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, F इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और उसके बाद डेवलप्ड एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार, एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार। तो स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, स्ट्रेस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। मान के चलो कि छोटा वाला पॉइंट वाला बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये डेल एफ छोटा जो फोर्स था, या फिर यहाँ पे देखो अगर ये क्रॉस सेक्शन था
यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, तो ये मान के चलो ये वाला जो एरिया है वो डी ये आपका छोटा एरिया, और यहाँ जो फोर्स डेवलप्ड हो रहा है वो डेल एफ ले लो, ठीक है, और छोटा वाला एरिया को डेल ए, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल ए लिमिट डेल ए टेंड्स टू 0, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है, इस वजह से। तो क्या हो जाएगा स्ट्रेस इक्वल टू डी एफ बाय डी ए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी एफ इक्वल टू सिग्मा डी ए। अब कहाँ से कहाँ तक पूरा एरिया जो है आपका, ये पूरा एरिया कितना है आपका, टोटल एरिया है ए है, तो डी एफ इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट, यहाँ पे 0 से ए डी ए। अब ए यहाँ सिग्मा कांस्टेंट है, मतलब एजम्पशन ये है कि एज्यूमिंग दैट सिग्मा, यानी सिग्मा इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हमने ये एज्यूम करके रखा है कि ये पूरा यूनिफॉर्म है, पूरा यूनिफॉर्म इस तरीके से, ये क्या सिग्मा 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 इस टाइप का सारा यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा इंटू ए, और यहाँ पे हो जाएगा एफ, तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए, ये हो गया आपका स्ट्रेस, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या देख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू एफ बाय ए इक्वल टू पी बाय ए, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेस इज द, इसीलिए बोलते हैं ये एफ जो है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, बट ये जो पी है लोड है वो इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी कंडीशन में, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा फोर्स आपका, तो सिर्फ स्टेबिलिटी कंडीशन में ये पी बाई ए हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको इस तरीके से देखते हैं। तो चलो अब अगर मान लो कि ये जो है आपका अगर ये का बार है और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये P है और ये टोटल आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स 4F है। ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से अगर P ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिटैच हो जाएंगे, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन। तब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स नहीं रहेगा, मतलब आपका मैक्सिमम जो फोर्स है वो, जो आपका P लोड है वो किसी भी बॉडी के लिए वो कम होना चाहिए F से, या फिर इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन लागू होना चाहिए। इससे ज़्यादा F से ज़्यादा P की वैल्यू जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब तक बॉडी ठीक रहेगा, नहीं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये बातें हैं। अब यहाँ से क्या है कि अगर P मैक्सिमम की बात करूँ, P मैक्सिमम की, तो वो F के बराबर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कुछ कंडीशन फॉर द सेफ डिज़ाइन। अब बात करते हैं, अगर डिज़ाइन करेंगे हम लोग तो क्या सेफ रहेगा हमारे लिए कि जो आपका मेंबर है वो फेल ना हो। लिखो कंडीशन फॉर दी सेफ डिज़ाइन, ठीक है। इस कंडीशन में अपना जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस रहेगा वो लेस देन और इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस जो है आपका किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका करेगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से अगर ये कंडीशन तो है ही कि जो एक्सटर्नल लोड है वो लेस देन इक्वल टू फोर्स है, तो ये फोर्स कंसीडर P मैक्सिमम जो F है, तो परमिसिबल स्ट्रेस किसके बेस पे आएगा, इस F इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बेस पे आएगा, ठीक है। तो ये है कि आपका सेफ डिज़ाइन के लिए सिग्मा इंड्यूस्ड
इज लेस देन इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, तो इंड्यूस्ड वाला तो डायरेक्टली आपका क्या है, आपका P बाय ए इज लेस देन इक्वल टू द सिग्मा परमिसिबल। तो यहाँ से P इज लेस देन इक्वल टू द सिग्मा परमिसिबल टू एरिया, और यहाँ से पता चल रहा है कि जो आपका मैक्सिमम है और जो इससे बिलोंग कर रहा है, देखो इस जगह पे वो क्या हो जाएगा F। तो F इज इक्वल टू द, लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा परमिसिबल टू एरिया, मतलब जो आपका, या फिर F रेजिस्टेंस फोर्स इक्वल टू द सिग्मा परमिसिबल टू एरिया। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिसिबल स्ट्रेस पे। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड परमिसिबल स्ट्रेस। तो यहां से ये हो गया। अब देखो स्ट्रेस जो है वो ऐसा पैरामीटर है जो वेरिएबल हो सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज ए, ये भी है कि स्ट्रेस इज ए वेरिएबल पैरामीटर, स्ट्रेस इज ए वेरिएबल पैरामीटर, स्ट्रेस इज ए वेरिएबल पैरामीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रेस को मेज़र कर सकते हैं। कोई ऐसा डिवाइस है जिससे स्ट्रेस डायरेक्टली मेज़र हो सकता है? ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे स्ट्रेस डायरेक्टली मेज़र हो सकता है। उसको कैसे मेज़र करते हैं? वो इसलिए नहीं मेज़र कर सकते क्योंकि वो अंदर का चीज़ है, इंटरनली ऐसा चीज़ है। हम एजम्पशन लेके चलते हैं स्ट्रेस, और स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमको क्या, किससे फाइंड करते हैं हम लोग? डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन के हेल्प से स्ट्रेस फाइंड करते हैं। तो हम डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस तो फाइंड कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन तो फाइंड कर डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन तो फाइंड कर सकते हैं, बट उसके हेल्प से हम स्ट्रेस फाइंड करते हैं। तो ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे हम डायरेक्टली स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। हम विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन वी कैन फाइंड द स्ट्रेस। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और अगर मान लो कि कोई भी बॉडी है वो फ्रीली डिफॉर्म कर रही है, तो इस जगह पे स्ट्रेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई बॉडी फ्रीली डिफॉर्म कर रही है, इफ एनी मेंबर डिफॉर्म्स फ्रीली, इफ एनी मेंबर डिफॉर्म्स फ्रीली along दी, जैसे यहाँ लोड लग रहा है मान लो, along दी डायरेक्शन ऑफ लोड, then the stress developed is zero, then the stress developed will be zero because there will be no internal resisting force। कोई भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स नहीं हुआ क्योंकि डिफॉर्म फ्रीली हो रहा है, कुछ रेजिस्ट नहीं कर रहा है, डिफॉर्मेशन होते जा रहा है तो फ्रीली डिफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एग्जिस्ट हियर एंड दैट्स व्हाई नो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, सो द स्ट्रेस विल डेवलप्ड विल बी जीरो because there will be no internal resisting force, there will be no internal resisting force against the deformation, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट कोई भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप जीरो हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर डिफॉर्मेशन पार्शियली या फिर फुली रेस्ट्रिक्टेड रहे तो स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि
वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आएगा, एक्ट करेगा, फिर वो वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप्ड हो जाएगा। जैसे कि अगर केस है पार्शियली व्हेन द डिफॉर्मेशन इज टोटली और partially restricted, then there will be internal resisting force developed against the deformation and hence stress is not equal to 0। मतलब स्ट्रेस आपका डेवलप होगा जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन होगा तब, ठीक है। चलो आगे देखो, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेस किसी बॉडी का, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस, जितना मैक्सिमम स्ट्रेस सह सकता है फेलियर होने से पहले, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का स्ट्रेंथ क्या कहलाएगा, वो मैक्सिमम स्ट्रेस that a body can sustain without failure is known as the strength of the material or a body, ठीक है। तो स्ट्रेंथ लिख लो। स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस that a member can sustain विदाउट फेलियर, ठीक है। तो बिना फेल हुए अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेस को झेल लेता है या किसी स्ट्रेस को वो सस्टेन कर लेता है फेलियर होने के पहले, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रेंथ, सस्टेन विदाउट फेलियर, ओके। अब इसका मान लेते हैं, अगर माइल्ड स्टील की बात करते हैं, अगर हम लोग माइल्ड स्टील की बात करते हैं, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूं तो यील्ड टेंसाइल्स, ये होता है आपका स्ट्रेस जो है 250 मेगा पास्कल, सिग्मा यूटी जो है अल्टीमेट टेंसाइल जो है वो 400 मेगा पास्कल वैल्यू होती है। ये क्या है, ये है इसके आपके फेलियर स्ट्रेसेस, फेलियर स्ट्रेस अंडर द स्टैटिक टेंसाइल लोडिंग कंडीशन, अंडर द स्टैटिक टेंसाइल लोडिंग कंडीशन। तब के केस में ये माइल्ड स्टील में आपका यील्ड टेंसाइल जो है वो आपका 250 मेगा पास्कल होगा और ये 400 मेगा पास्कल। ये वैल्यूज़ क्या शो करती हैं कि ये यील्ड टेंसाइल, मतलब ये इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग जब कर्व पढ़ेंगे, इलास्टिक कर्व। तो 250 मेगा पास्कल जो है इस स्ट्रेस तक जो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, इससे अगर ज़्यादा हो गया स्ट्रेस, अगर इंड्यूस्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो गया तो डिफॉर्मेशन आगे हो जाएगा। और ये क्या शो करेगा, ये आपका कि फेलियर कहाँ तक हो रहा है। अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप्ड हो गया बॉडी में तो वो फेल कर जाएगा, ठीक है, फेलियर स्ट्रेस है। यहाँ पे आपका पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। और यहाँ पे डिफॉर्मेशन, ठीक है, तो इससे ज़्यादा होगा तो डिफॉर्मेशन करेगा और इससे ज़्यादा होगा तो फेल हो जाएगा। तो अगर सिग्मा इंड्यूस्ड लेस देन इक्वल टू द सिग्मा वाई टी रहेगा तो इसका मतलब है कि परमानेंट
डिफॉर्मेशन विल नॉट ऑकर, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑकर नहीं होगा। और उसी तरीके से सिग्मा इंड्यूस्ड लेस देन इक्वल टू सिग्मा अल्टीमेट टेंसाइल रहेगा तो फेलियर विल नॉट ऑकर, मतलब फेल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। अब देख लेते हैं कुछ, अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या यूनिट होता है? यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या यूनिट होता है? एक तो आपका क्लियरली स्ट्रेस इक्वल टू F बाय ए, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय ए। F का क्या वैल्यू तो न्यूटन में होता है और ये क्या होता है मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग 1 पास्कल, 1 पास्कल, ठीक है। और ज़्यादातर केस में क्या आता है? मेगा पास्कल आता है। तो 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁶ पास्कल, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे आपका वैल्यूज़ जो हैं, आपकी परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यूज़ जो हैं, जब अल्टीमेट आपका यूटीएम मशीन में अगर टेस्टिंग होता है तो वहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप्ड होती हैं वो लगभग सब मेगा पास्कल में आते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं आप? मेगा पास्कल, और 10⁶ पास्कल, ठीक है। गीगा पास्कल भी, ये हो गया 10⁹ पास्कल, या फिर 10⁻³ मेगा पास्कल। फिर 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी है इसका यूनिट स्ट्रेस का। तो ये कुछ स्ट्रेस की यूनिट्स हैं जिनको हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब जो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ यूज़ आएगा ये सब चीज़ों का। तो आगे देखते हैं हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ एनालिसिस कर लेते हैं स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस के बारे में थोड़ा पता चल ही गया क्या होता है। तो स्ट्रेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। स्ट्रेस जो हैं वो एक तो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, और ये होता है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। ये पैरेलल परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है और ये पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, या फिर और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में और आपका जो है एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, या फिर इसको डायरेक्ट में एक्सियल स्ट्रेस, और यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस में टेंसाइल और कंप्रेसिव। हम लोग जनरली इसको मानते हैं पॉजिटिव, इसको नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस भी यहाँ होता है, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। ये जो होता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस द बेंडिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस में आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, एक होता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस,
ये भी इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट स्ट्रेस है, ये भी डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें, तो सब का थोड़ा सा एनालिसिस, स्ट्रेस ये वाला जो सेक्शन है इसमें थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे डेवलप होते हैं बॉडी में और क्या क्या होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो मानते हैं कि अगर इनिशियली ये आपका बॉडी है, ठीक है, इसका ये जो है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है, ठीक। अब इसमें एक इसको एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया जो P है, जिसका मैग्नीट्यूड P है, ठीक। अब मैंने माना कि चलो यहाँ पे AB, इसको A डैश B डैश, ठीक। अब यहाँ क्या किया कि मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया XX, इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस सेक्शन का, इस सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम 1 का देख लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से डेवलप होगा और यहाँ पे P A है, A डैश है और इस तरीके से ये है लाइन ऑफ फोर्स और यहाँ पे आपका स्ट्रेस डेवलप होगा इस तरीके से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस इस तरीके से डेवलप होगा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका नॉर्मल स्ट्रेस के कंडीशन में जब टेंसाइल लोडिंग होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। मतलब ये कैसा स्ट्रेस होगा, अगर टेंसाइल लोडिंग है तो टेंसाइल स्ट्रेस है, ये टेंसाइल स्ट्रेस में कैसा है, किसमें, टेंसाइल लोड के कारण टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अगर इन द केस अगर ऐसा रहे, ये तो चलो इसके बारे में हो गया, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो गया। ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस, ठीक। अब ये तो नॉर्मली ये था कि आपका जो लोड है पॉइंट लोड है, ठीक है, ये पॉइंट लोड है। अब इस पॉइंट लोड के कारण ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका ये हुआ, लेकिन क्या ये हर क्रॉस सेक्शन में ऐसा ही होगा, ऐसा ज़रूरी है क्या? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम एजम्पशन ले रहे हैं प्रिज्मेटिक बार का। बट होता क्या है कि अगर मान लो इस जगह पे अगर इसके जो ये फोर्स एक्सटर्नल लोड लग रहा है, इस जगह पे अगर हम यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन लेके, चलो M और ये N, ठीक है, और वहीं पे हम ये वाला ले लें P और Q सेक्शन, ठीक है। तो देखो उसी तरीके से इधर A और B सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब MN क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ पे अगर मैं MN क्रॉस सेक्शन पे देखूं तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये आपका लोड जो है थोड़ा सा इधर पे इस साइड में आपका P है, और इसके कारण ये एकदम नज़दीक है, एक्सटर्नल लोड जो है वो बिल्कुल क्लोज है। इसी कारण यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और उसका जो वेरिएशन है वो कुछ यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। किस जगह पे? बिल्कुल किनारे पे। तो मतलब जो बॉडी फेल होने की टेंडेंसी जो है इस जगह पे वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। फेल टेंडेंसी जो है आपकी वो इस जगह पे मैक्सिमम है। इस जगह पे अगर इधर आओगे, अगर आपका PQ में देखूं, या ये कौन सा था आपका MN
और अगर पी क्यू पे देखूं, पी क्यू पे, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी लोड अगर आपका ऐसा पी है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप अंदर जाते जाओगे, क्रॉस सेक्शनल के अंदर आते जाओगे तो यूनिफॉर्म होते जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है स्ट्रेस डेवलप होगा। ये भी सारे स्ट्रेस ही हैं, इस जगह पे अलग अलग स्ट्रेस वेरी हो रहा है यहाँ पे स्ट्रेस, तो इस जगह पे जो स्ट्रेस है वो आपका यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका यूनिफॉर्म, और इस जगह पे नॉन यूनिफॉर्म। तो इस नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस होने की वजह से क्या है, फेल होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसी भी बॉडी में अगर बार है तो जहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेल होने का चांस है, बट उसके अंदर क्रॉस सेक्शन के जाओगे तो यूनिफॉर्म होगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जनरली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका वॉशर लगा देते हैं, ठीक है। इस जगह पे देखो, ये है बॉडी, इस जगह पे हमने क्या लगा दिया, वॉशर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोड P अगर ऐसा एक्ट कर रहा है, बट इस वॉशर के कारण क्या है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो चुका, जितना वो था उतना ही वॉशर लगा देने से यहाँ पे जो जब बॉडी के अंदर आएगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली वॉशर लगा देते हैं, वॉशर इज यूज्ड टू प्रिवेंट द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस, या फिर टू रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वॉशर लगा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कंसेप्ट है स्ट्रेस का, जनरली जो पढ़ाया नहीं जाता है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ इस तरीके से होता है। अब देखो कुछ एनालिसिस पार्ट देख लेते हैं। एक तो मैंने देख लिया कि डायरेक्ट स्ट्रेस में, नॉर्मल स्ट्रेस में अगर टेंसाइल लोडिंग है वैसी कंप्रेसिव भी हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर मान लो बॉडी है, ये आपका ये बार है, उसका ये एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका एक्सिस। अब फोर्स यहां ना लग के अगर यहां लग गया तो क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा बॉडी पे, ये चेक करना है। अगर मैं मान लेता हूं इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो E है, मतलब इतने दूरी पे लग रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ऐसे, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका लोड लग रहा है P, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी है। अब तो ये है, इसके कारण, इस लोड के कारण जब वो इसेंट्रिसिटी कुछ दूरी रहे किससे, सेंट्रोइडल एक्सिस से, तो इसके कारण क्या आएगा इफेक्ट इस बॉडी पे, उसको हम लोग देख लेते हैं, इसका एनालिसिस पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस लोड के कारण, इस इसेंट्रिसिटी के कारण, एक तो आपका एक्सियल फोर्स डेवलप्ड हो रहा है, वो तो दिख रहा है, एक्सियल स्ट्रेस, उसके साथ साथ में एक मूवमेंट भी आएगा, एक मूवमेंट आएगा किसके कारण, इस इसेंट्रिसिटी के कारण। वो कैसा मूवमेंट रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब वो कौन सा मूवमेंट रहेगा, वो बेंडिंग मूवमेंट आएगा। वो ये क्या करेगा, इसको बेंड करेगा, इस बॉडी को, ठीक है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं देख लूं, अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूं यहाँ पे फोर्स को, तो कैसा हो जाएगा, ये देखो, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस, और अगर इस पे ये फोर्स को मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो इस फोर्स को यहां शिफ्ट करने की वजह से ये एक मूवमेंट आया P इंटू ई, वो कैसा मूवमेंट आएगा, ऐसा मूवमेंट P इंटू ई, जिसका वैल्यू है P इंटू ई और मैग्नीट्यूड है। उसी तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से, तो ये मूवमेंट P इंटू ई, तो ये आपका एक बेंडिंग मूवमेंट भी डेवलप हुआ और एक्सियल फोर्स भी। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे दो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा इस कंडीशन में। एक तो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस है,
किसके कारण आ रहा है वो? टेंसाइल लोडिंग के कारण, और एक मूवमेंट के कारण, बेंडिंग मूवमेंट के कारण क्या आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा। अब सिर्फ अगर मूवमेंट का इफेक्ट देखूं यहाँ पे, अगर सिर्फ मूवमेंट का इफेक्ट देखूं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, यहाँ से एक्स एक्स क्रॉस आपका सेक्शन काटा और ये सेक्शन 1, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, ये आपका लोड P था, यहाँ एक मोमेंट था, और इसके कारण क्या आया यहाँ पे, इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स भी आया और एक मोमेंट भी आया। ठीक है, रेजिस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आया। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बाद में वैसे भी हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे तो सब सारा चीज़ पढ़ लेंगे, बट इसमें कैसा आता है आपका, अगर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो ये देखो, ये ऐसा है कि इसको कैसे करेगा, इस बॉडी को, इसको ये ऐसा बेंड करने का, तो नीचे क्या हो रहा है, कंप्रेसिव हो रहा है, और ऊपर क्या हो रहा है, टेंसाइल हो रहा है। ऊपर के साइड क्या है, खिंचाव हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है, कंप्रेसिव हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे जो है, नीचे वाले पार्ट में कहाँ से, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो जाएगा वो नीचे साइड कंप्रेसिव और ऊपर साइड टेंसाइल। तो इस तरीके से ये देखो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से होगा, ऐसे बना सकते हैं। तो ऊपर क्या है, ये है टेंसाइल, और सबसे इसके टॉप पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगा स्ट्रेस की, टेंसाइल स्ट्रेस। वहीं पे नीचे जो है वो उसका डायरेक्शन इस साइड रहेगा, क्योंकि ये कंप्रेसिव है। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेसिव है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन उसका इस तरीके से है। अब दोनों को अगर, पहले तो मूवमेंट का इफेक्ट आ गया, ये क्या है आपका, ये दिस इज योर मूवमेंट इफेक्ट। इसको हटा देता हूं मैं, सिर्फ मूवमेंट इफेक्ट देख लो, यही ये जो है आपका सिर्फ मूवमेंट इफेक्ट है। ठीक है, ये मूवमेंट इफेक्ट है। अगर और सिर्फ अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस इफेक्ट देखूं तो फोर्स का इफेक्ट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वो इस तरीके से, फोर्स है P यहाँ पे, उसके कारण एक F आ रहा है। ठीक है, आगे देखूं तो कैसा इफेक्ट आएगा, वो इस तरीके से, डायरेक्ट स्ट्रेस वाला जो। ठीक है, अगर दोनों को मैंने क्या किया कि कंबाइंड कर दिया, इसको और उसको दोनों कंबाइंड कर दिया, क्योंकि ये कंबाइंड वाला ही है, तो कंबाइंड करने के बाद कैसा हो जाएगा, 3 कंडीशन आएगा। एक तो कंबाइंड के केस में क्या हो जाएगा, इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद अगर यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जो है, एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियरली है कि इसको डायरेक्ट स्ट्रेस, और ये है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे भी दिखा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों का कंबाइंड होने के बाद, इसको इधर ले लेता हूं, चलो, इन दोनों का अगर कंबाइंड हो रहा है तो क्या होगा, ये ऊपर वाला, ये तो पूरा पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। ठीक है, तो ये देखो, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये आया। अब इसका, इसमें क्या है, ऊपर साइड क्या है आपका, सिग्मा
इसके कारण क्या आ रहा है, इसके कारण आ रहा है सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेस है, और ये इनडायरेक्ट है, मतलब आपका सिग्मा बेंडिंग वाला है, ये सिग्मा बेंडिंग वाला है, और ये सिग्मा डायरेक्ट वाला है। इसको सिग्मा 1 ले लो, इसको सिग्मा 2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस, क्योंकि टेंसाइल है ऊपर, तो ये देखो बेंडिंग के साथ ऐड होगा सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा डायरेक्ट माइनस, क्योंकि यहाँ वो है तो सिग्मा बेंडिंग माइनस सिग्मा डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट वाला ये क्या है यहाँ पे, अरे सॉरी बेंडिंग तो निगेटिव है, यहाँ चेंज करो, तो सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे वो निगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो सिग्मा डायरेक्ट सिग्मा 1 है, और यहाँ पे भी सिग्मा बेंडिंग सिग्मा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये निगेटिव है इस जगह पे, इसलिए यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। और ये कैसा कंडीशन है, जब सिग्मा डी डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन सिग्मा बेंडिंग, ठीक है। और दूसरा कंडीशन देख लेते, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, अगर सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा बी, मतलब आपका बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस अगर सेम हो जाएगा, बराबर रहेगा, तो कैसा हो जाएगा वो डायग्राम, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ और यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, है ना, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, मतलब क्या हो जाएगा ये, या तो 2 सिग्मा बी या फिर 2 सिग्मा डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से, तो ये जो है आपका पॉजिटिव ही पूरा रहेगा, और इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, है ना। ये आपका दूसरा कंडीशन है। तीसरे कंडीशन में क्या होगा कि अगर बेंडिंग स्ट्रेस जो है ज़्यादा रहेगा, किसके कंपेयर में, डायरेक्ट स्ट्रेस में, तो क्या होगा, थर्ड, इफ बेंडिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन डायरेक्ट स्ट्रेस, तब इस कंडीशन में कैसा हो जाएगा वो, देखो ऐसा करके यहाँ जाएगा, और यहाँ पे ये छोटा सा निगेटिव पार्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ऐसा आएगा क्योंकि ये जो है आपका बेंडिंग वाला ज़्यादा होगा, देखो ये निगेटिव में आ जाएगा इस तरफ का, क्योंकि आपका सिग्मा बी अगर ज़्यादा है दैट मीन्स दिस पार्ट इज नेगेटिव, दैट्स वाई हियर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसेंट्रिसिटी का लोड लग रहा है तो इफेक्ट कंबाइंड आएगा, दोनों इफेक्ट आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा और डायरेक्ट स्ट्रेस भी आएगा, ठीक है। तो बेंडिंग क्या है, वो इनडायरेक्ट स्ट्रेस है और ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं, कुछ बातें हो गई थी, ये सब नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में थी, ये सब पढ़ेंगे बाद में, बेंडिंग स्ट्रेस भी पढ़ना है, सारा चीज़ डिटेल में जानना है, अभी तो सिर्फ थोड़ा एनालिसिस पार्ट था। अब देख लेते हैं अपन शियर स्ट्रेस के बारे में। शियर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन ए बॉडी दैट इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो, मान लो एक बॉडी है ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ये इसका आपका न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे मैंने एक पोस्ट लगा लिया, ठीक है, और यहाँ पे लगा लिया, इसमें एक फोर्स पी पुट किया और इसमें फोर्स पी पुट किया, ये है आपका ऐसा। तो इस कारण से क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा, ठीक है, सियरिंग इसको बोलते हैं हम लोग, सियरिंग, जो एक दूसरे को स्लाइड करते हुए निकल जाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सियरिंग हो, डिस्टॉर्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी को डिस्टॉर्ट कर रहा है।
तो शियर क्या करता है, हमेशा बॉडी को डिस्टॉर्ट करेगा, वहीं पे आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या करेगा, इलोंगेट करेगा या फिर आपको लेंथ के थ्रू जो है डिफॉर्मेशन दिखेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, ये क्या करेगा, इसको स्लाइड करेगा। तो ये फोर्स है, एक्ट करेगा। तो अगर इसको मैं सेक्शन को देखूँ तो यहाँ पे ले लो, चलो इसको बाद यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा आपका इस फोर्स के कारण एक फोर्स जा रहा है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए एक और ऊपर से फोर्स आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे शियर फोर्स। तो इस शियर फोर्स के यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इस शियर फोर्स, तो आपको टाउ लिख सकते हो, शियर फोर्स इक्वल शियर स्ट्रेस इक्वल टू टाउ। तो शियर फोर्स पर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि ये इसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो उसी तरीके से उसके लिए भी वो लागू हो जाता है। तो ये या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या निगेटिव भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस भी जैसे आते हैं तो हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे शियर स्ट्रेस को देख लिए। तो इसके बारे में सारा का सारा डिटेल पढ़ना ही है, शियर स्ट्रेस जब अलग से पढ़ेंगे तब भी देखना है। तो शियर स्ट्रेस के बारे में ये इतनी सी बात हो गई। अब बात करते हैं कि जैसे अगर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की बात करूं तो आपका जैसे शाफ्ट है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के बारे में, ये था हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ये था हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा तो उसमें मान लो उसमें सर्कुलर शाफ्ट है, एक शाफ्ट है और यहाँ पे एक वो लगा दिया, यहाँ से अगर फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स जो कि अपना ये ई है, तो ये क्या करेगा, इसको टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, P इंटू, तो ये अपना टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा, ऐसा। तो टॉर्क इक्वल टू P इंटू ई। तो इसके कारण भी क्या आता है, शियर स्ट्रेस। इसके कारण भी क्या आता है, शियर स्ट्रेस आता है। तो शियर स्ट्रेस, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको भी देख लो। यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले तो इसको देख लेते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, वैसे ये सब पढ़ना है अपने को बाद में, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, अपने को बस ऐसे ही देखना है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से पैराबोलिकली आता है और किस जगह पे वो मैक्सिमम आता है, वो न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम आता है। और न्यूट्रल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस दोनों अलग अलग हैं, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ही। बट यहाँ पे आपका इस तरीके से होता है। जब ये रेक्टेंगुलर रहेगा तो वो इस तरीके से पैराबोलिकली आएगा, जब ट्रायंगल रहेगा तो दूसरी जगह पे आएगा, है ना। ट्रायंगल रहेगा तो थोड़ा अलग आएगा। उसी तरीके से टॉर्सनल शियर स्ट्रेस में आपका ऐसे रहता है और यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो जैसे टाउ है, ये टाउ मैक्सिमम ऊपर में, लेकिन इसको सब पढ़ना है अपने को बाद में, जब चैप्टर पढ़ेंगे, टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, जब टॉर्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब। और फिलहाल के लिए शियर स्ट्रेस जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज था सारा स्ट्रेस के बारे में। और एक बेसिक चीज़ ये है कि लोग जनरली स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। बट उसमें हम लोग ये देखते हैं कि प्रेशर के साथ क्या इंटर रिलेशन है। प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल लोड पे डिपेंड करता है, वो एक्सटर्नल लोड पर यूनिट एरिया, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जो अंदर से आता है, अंदर की चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेस हैं, और बाहर से जो आ रहा है वो प्रेशर है। जैसे अगर इंसान को भी ले लें तो भाई बाहर से प्रेशर आया, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, एग्ज़ाम का प्रेशर आ गया, आप अंदर से स्ट्रेस ले लिए, ठीक है। तो ये एक है कि अंदर से जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेस हैं और बाहर से हैं वो प्रेशर है। तो दोनों का यूनिट सेम है, न्यूटन। प्रेशर का भी सेम है, प्रेशर का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका स्ट्रेस का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। जनरली प्रेशर जो है फ्लूइड के यूज़ होता है, और ये जनरली ये स्टैटिक सॉलिड बॉडी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सॉलिड बॉडी के लिए जनरली यूज़ होता है। बट ये है कि प्रेशर जो है, और इसमें इसको हम लोग, इसका जो यूनिट है वो, इसको ये है स्केलर क्वांटिटी, बट ये है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर, ठीक है। टेंसर का मतलब क्या है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो, स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर
जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करे, और टेंसर जो है वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन पे डिपेंड करे। ठीक है, ये है सेकंड ऑर्डर टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर। उसी तरीके से स्केलर को फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, इसको जीरो ऑर्डर बोलते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर, इसको जीरो ऑर्डर, स्केलर को जीरो ऑर्डर बोलते हैं, वेक्टर को फर्स्ट ऑर्डर, इसको सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड, ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर टेंसर जो है आपका वो क्या है, वो स्ट्रेस, बट ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको मेजरमेंट करने का कोई डिवाइस नहीं है। स्ट्रेस को मेज़र कैसे कर सकते हैं आप, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन के हेल्प से आप स्ट्रेस मेज़र कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं है। मतलब जो है स्ट्रेन इज़ द कॉज ऑफ स्ट्रेस, और प्रेशर को जो है आप डायरेक्टली पीजोमीटर हो गया है ना, ये सब चीज़ों से मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही है, कल पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेन की क्लास। ओके, थैंक यू।